नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से आनन फानन बर्खास्त करने के पीछे अरब देशों की नाराजगी मानी जा रही है। मोदी सरकार ने तुरंत भारत के धर्मनिरपेक्ष और सर्वधर्म समभाव के सिद्धांतों का हवाला दिया तो बीजेपी ने इन प्रवक्ताओं को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। आइए जानते हैं कि भारत को खाड़ी देशों के एतराज का लिहाज क्यों करना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के दोनों निलंबित प्रवक्ताओं को लेकर हिंदू संगठनों और खुद बीजेपी में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। कहीं मोदी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कहीं अरब देशों के बहाने हिंदू ध्रुवीकरण को और ज्यादा हवा दी जा रही है। ऐसे में सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर वजह क्या है कि अरब देशों की नाराजगी के कारण बीजेपी और मोदी सरकार इतनी जल्दी बचाव की मुद्रा में आ गई है। दरअसल इसका मूल कारण आर्थिक माना जा रहा है, जिनमें सबसे अहम है डीजल और पेट्रोल पर भारत की खाड़ी देशों पर निर्भरता। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इस साल मार्च के महीने में संसद में कहा था कि भारत में प्रतिदिन कुल 5 मिलियन बैरल तेल की आवश्यकता होती है और इसका 60% गल्फ देशों से आता है। भले ही बीते कुछ सालों में गल्फ देशों पर तेल की निर्भरता कम हुई हो, लेकिन अब भी भारत में खपत होने वाला तेल का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। कांग्रेस की सरकार के दौरान 2004 और 2014 में आपने पेट्रोल प्राइस को डीरेगुलेट किया था, तो अब जो अंतर्राष्ट्रीय दाम है, तो हम कई लेवल्स पे काम कर रहे हैं। जो हमारे मंत्री हैं, जो मेरे काउंटर पार्ट मंत्री हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में, गल्फ में, रशिया में, सबसे हम बात कर रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2020 और 21 में पेट्रोलियम सब्सिडी पर 37,878 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भारत के लिए तेल सिर्फ ट्रांसपोर्ट की नहीं बल्कि देश की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिहाज से भी बेहद खास है। यही वजह है कि भारत खाड़ी देशों के भावनात्मक मुद्दे को लेकर बेहद संवेदनशील है। वहीं दूसरी वजह है खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय मजदूर और प्रोफेशनल्स। गल्फ के 9 देशों में ही 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 35 लाख लोग यूएई और 30 लाख लोग सऊदी अरब में रहते हैं। कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में भारतीय लोगों के कई बड़े रिटेल स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स हैं। ऐसे में नुपुर शर्मा के बयान के बाद कतर और यूएई के सोशल मीडिया पर बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड करने लगा था। कई सुपर स्टोर्स से भारतीय उत्पादों को हटाया जाने लगा था। साफ है कि इससे इन देशों में रहने वाले भारतीय कामगारों और उनके बिजनेस पर भी असर पड़ना तय था। लिहाजा बात और ना बिगड़े, इसके पहले ही बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को निलंबित कर तुरंत संदेश दिया। इसी लिहाज से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया में व्यापार और परस्पर निर्भरता पर ज्यादा जोर दिया। We have also articulated a sharp awareness of our extended neighborhood. It is expressed as an Act East policy, a Sagar outlook, a Gulf engagement, and a Central Asia initiative. In each case, whether it is leadership attention, diplomatic energies, practical projects, or shared activity, the record is one of higher commitment. एस जयशंकर देश के ट्रेड पार्टनर्स की चिंताओं को दूर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरब और कतर भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक हैं। यही नहीं, अमेरिका के बाद यूएई भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड डेस्टिनेशन भी है। 2020 और 21 में भारत और यूएई के बीच 5.66 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। इसमें भारत ने यूएई को 2.20 लाख करोड़ रुपए के सामान को निर्यात किया था। इसके अलावा सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत का सऊदी अरब के साथ 3.33 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इसके साथ ही खाड़ी देशों से भारत के आजादी के साथ ही राजनयिक संबंध स्थापित हो गए हैं। साथ ही भारतीय मुसलमानों के तीर्थ स्थल के कारण सऊदी अरब के साथ खास तौर पर एक सांस्कृतिक रिश्ता भी है। तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि खाड़ी देशों में भारतीयों के भी धार्मिक स्थल हैं। यूएई के दुबई में भी एक कृष्ण और शिव मंदिर है, तो अबू धाबी में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर के शिलान्यास के लिए गए थे। बहुत लोगों को जब आश्चर्य हुआ कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने, जब मैं पिछली बार आया
तब अबू धाबी में मंदिर बनाने की बात को आगे बढ़ाया। मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का सभी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस तरह बहरीन में 200 साल पुराना श्रीनाथ जी का मंदिर है। इन देशों में भारतीयों को रोजगार के साथ अपने धर्म और विश्वास के साथ जीने की आजादी है। ऐसे में धर्म की सियासत धंधे पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी के हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को फंड करने वाले क्रोनीज के उद्योग व्यापार पर भी घृणा प्रचार वाले बयानों के असर पड़ने का अंदेशा हो गया है। इसीलिए पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने पर रोक लगाने की नसीहत दी थी। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? लेकिन इससे कम अहम नहीं है खाड़ी देशों से भारत आने वाला पैसा। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 5 अरब देशों से ही भारत में विदेश से आने वाले पैसे का 53% आता है। कोरोना काल से पहले 2019 और बीच में गल्फ देशों में रहने वाले लोगों ने 6.38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा देश भेजा था। इनमें से 53% पैसा यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान से आया था। आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस पैसे का सबसे ज्यादा 59% हिस्सा 3 राज्यों महाराष्ट्र, यूपी और बंगाल में आता है। जाहिर है कि इस पैसे से भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह होता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मोदी सरकार पर इसलिए आरोप भी लग रहे हैं कि एक तरफ प्रवक्ताओं के भड़काऊ बयानों से किनारा भले ही कर लिया गया, लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के बजाय उन्हें पुलिस संरक्षण दिया जा रहा है। नुपुर शर्मा, जो नवीन जिंदल साहब हैं, इनके अलावा टीवी चैनलों के दसों ऐसे एंकर हैं जो इनसे भी भद्दा कमेंट दूसरे धर्म के लोगों पे करते हैं। कार्रवाई हुई, अच्छा हुआ, गिरफ्तार भी होना चाहिए इनको, पर इनसे ज्यादा वो लोग दोषी है जिन्होंने इनको बढ़ाया, और उनमें है माननीय प्रधानमंत्री जी। जब देश के प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर बोल सकते हैं कि मुझे व्यक्ति के कपड़े देख के उसका चरित्र बता सकता हूं, तो ये क्या चरित्र, ये क्या बताता है? ये स्टेटमेंट से क्या इनके प्रवक्ता सीखते हैं? बीजेपी आपदा में अवसर तलाशने में भी पीछे नहीं है। बीजेपी प्रवक्ताओं के भड़काऊ बयानों के बाद उनसे ऊपरी तौर पर भले ही किनाराकशी कर ली गई हो, लेकिन अरब देशों की नाराजगी को लेकर हिंदू संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसके जरिए कह सकते हैं कि हिंदू ध्रुवीकरण को बढ़ाने में मदद मिल रही है। अंशुमान त्रिपाठी के साथ एपीएन। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, जो कि स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है महेश जी आपका। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। रत्नाकर जी बहुत स्वागत है आपका। दीपक बोरा जी इस वक्त हमारे साथ है, एक्स डिप्लोमेट है। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल जी हमारे साथ है, इकोनॉमिस्ट, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत महेश जी आपके साथ करना चाहेंगे। आखिर क्या वजह है सर कि अरब देशों की नाराजगी के कारण भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इतनी जल्दी बचाव की मुद्रा में आ गई? महेश जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। नेहा जी, ये कहना तो सर्वथा उचित प्रतीत नहीं होता है कि मोदी सरकार सिर्फ इस वजह से जो है कि कहीं अरब में या कहीं अरब के अलावा और जगह पे जो है विरोध हो रहा है, या हमारे उनके कहीं एक व्यवसायिक संबंध है उसके ऊपर असर पड़ेगा, जैसे अभी आप लोग चला रहे। निश्चित रूप से हमारा एक स्वभाव है, हमारे संस्कार है, हमारे विचार है। इस देश में जब बंटवारा हुआ नेहा जी, तो हमारे जो मुस्लिम भाई थे जो यहाँ रुके, उनका रुकने का एक ही आधार था कि हिंदू सेकुलर होता है, सहिष्णु होता है, बर्दाश्त करने वाला होता है। ये कहीं ना कहीं हमें इस चीज को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे लिए आज चुनौती ये नहीं है कि कोई आदमी जो है किस तरह से
मतलब किसी चीज को लेकर किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, किस तरह से देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। चुनौती ये है हमारे लिए आज की डेट में। हमारी चुनौती जो है सबसे बड़ी, अगर कोरोना काल के बाद बढ़ी तो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था संभालने की थी। और आज जब देश के देश को बदनाम करने की कोशिश कौन कर रहा है? निश्चित रूप से वही लोग कर रहे हैं जिनको लग रहा है कि भाई यही मौका है। जैसे अभी आपने कहा कि भाई आपदा में भी अवसर ढूंढने का काम जो है बीजेपी कर रही। इस देश में देखिए, बीजेपी कोई हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है, भारतीयों की ठेकेदार है। भारतीय जो भी हैं, जहां उनको तकलीफ है, जहां उनको कष्ट है, उनके विकास की बात है, उनके किसी भागीदारी की बात है। आप देखिए ना, आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट क्यों सुनवाई कर रहा है सरकारी आयोग के रिपोर्ट का, सरकारी आयोग कमीशन का, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फैसला लिया था अकेले। एक जातिगत, एक धर्मगत बात जो है सामने रखकर अगर कोई किया जाए तो वो न्याय संगत नहीं है, वो कानून सम्मत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए महेश जी, नुपुर पर और नवीन पर जब गल्फ कंट्रीज ने आपत्ति जताई उसके बाद एक्शन हो गया। अगर नहीं जताती तो नहीं होता। नहीं, ये बात किसने आपसे कही? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे सर, किसी ने कही नहीं। नहीं, ऐसा देखिए, हमने उससे पहले ही, अगर जिस दिन ये बयान आया, हमने उसी दिन इस बयान को लेकर अपनी संवेदना, अपनी संजीदगी बहुत अच्छे ढंग से, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो पहले ही बोल दिया था। और आपको एक बात बताऊं कि उससे पहले प्रधानमंत्री ने, इस देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कोई ऐसा इंसिडेंट हो, प्रधानमंत्री तुरंत उसमें हस्तक्षेप किए। तुरंत उन्होंने बोला कि कोई भी आदमी कहीं गाय के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर किसी तरह का उधम जो है मचाने का काम जो है अगर कोई कर रहा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तो स्पष्ट था कि भाई इस देश में जो एक सोच है और समझ है वो सबके लिए है, न कि किसी को हिंदू मुसलमान की तरह ये तो बनाया जा रहा है। आज किसी तरह से इस नाम पर दंगा हो जाए, इस नाम पर किसी तरह से देश के टुकड़े हो जाएं, इस देश में आतंकवाद फैल जाए, अपराधियों का जो है बल्ले बल्ले हो जाए, दंगाइयों की मौज हो जाए, कहीं एक्शन ना लिया जाए। आज जो एक्शन है, आज जिसकी वजह से एक लॉ एंड ऑर्डर जो है कहीं आपको कहीं दिखाई दे रहा है, लोग सुकून के साथ जी रहे हैं, वो जीना हराम कैसे किया जाए? जो आपसे पहले सरकार क्या करती रही? यही लेकिन विपक्षी पार्टी तो कह रही सुकून है ही नहीं ना, सुकून है नहीं। विपक्ष को सुकून नहीं है, उसका अपने राजनीतिक, आप लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। एक सेकंड में रत्नाकर जी से सवाल ले लूं, बिल्कुल सही कह रही है, विपक्ष को सुकून नहीं है। ठीक है रत्नाकर जी, विपक्ष जो है वो सुकून में रह भी नहीं सकता क्योंकि उसकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है उसके नीचे से। ठीक है रत्नाकर जी, कहां सुकून में रहेगा? कुछ न कुछ ऐसा हथकंडा और बाजीगरी तो दिखाएगा ना। नुपुर और नवीन जिंदल पर आप लोग सवाल उठा रहे थे और लगातार ये मांग कर रहे थे कि इनको बर्खास्त किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सर, जब शिवलिंग के ऊपर मजाक उड़ाया जाता है तब तो आप लोगों की ये मांग नहीं होती। देखिए नेहा जी, किसी भी धार्मिक स्थल पे या धार्मिक किसी के भी धार्मिक भावनाओं का जब भी अनादर किया जाता है, उसकी धार्मिक आस्था पे जब भी चोट करने का काम किया जाता है तो उस सबका विरोध करती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी कोई विशेष समुदाय को लेकर नहीं चलती है, सभी समुदाय को लेकर चलती है और विविधता में अनेकता में विश्वास। सर, मुझे कोई बयान ऐसा याद नहीं आ रहा हाल फिलहाल में जिसमें ये कहा गया हो कि जी शिवलिंग को लेकर मजाक उड़ाया गया तो इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नहीं, अगर शिवलिंग के खिलाफ कहीं पे कोई अगर सामने कोई मजाक उड़ाया गया है अगर, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। और सुनिए, और मैं उदाहरण दे रहा हूं खुद अरे सुनिए तो सुन लीजिए नेहा जी, मैंने ट्वीट किया था एक बार अभी कुछ दिन पहले जब ज्ञानवापी की बात हो रही थी तो कुछ लोग लिंग के आकार की वस्तुओं को दिखा करके और उसका थोड़ा सा हास्यास्पद स्थिति में लेके जा रहे थे। तो मैंने खुद पर्सनली व्यक्तिगत रूप से सारे लोगों को ट्वीट करके ये चीज कहा था कि ये तुरंत इस पे रोक लगनी चाहिए और इस तरह की किसी भी चीज के भी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं भी जुड़ा हूँ नेहा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ सलमान खुर्शीद साहब ने 2017 में एक किताब लिखी
और उस किताब में ये लिखा कि ज्ञान पापी मस्जिद, जिसको कभी कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है, ये विश्वेश्वर मंदिर है जिसको औरंगजेब ने तोड़ के बनाया था। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये दास्तावेज। दूसरा उन्होंने कहा कि ये हिंदू जो है ये बोको हरम की तरह है। इसका क्या मतलब है? ऐसे अपमान के ऊपर सलमान खुर्शीद से कब किस कांग्रेस नेता ने ये कहा कि ये इस तरह के बयान और इस तरह की सोच और इस तरह की समझ और इस तरह से किताब लिखना ये कितना निंदनीय है, कितना हास्यास्पद है, किस तरह से लोगों के भावनाओं को मतलब अपमानित किया जाता है। इस देश में क्या अब यही होगा? सियासत के लिए इस तरह की चीजों को सामने रख के बात की जाएगी। एक तरफ ये कहा जाएगा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवाद है। सुन लीजिए सर, मणिशंकर अय्यर क्या बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी को सपा के जो पूर्व नेता है नरेश अग्रवाल बहुत पसंद आ गए। नरेश अग्रवाल का सर क्या बैकग्राउंड रहा? उन्होंने किस तरह से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था, ये बताइए। और उसके बाद फिर आप लोगों ने क्यों ले लिया? मैं तो कह रहा हूँ, और हमने उन्हीं नरेश अग्रवाल के खिलाफ FIR भी कराया। उनके खिलाफ हमने उस समय बहुत जोरदार तरीके से उनका हमने प्रतिवाद किया कि नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं। और हम ये इसलिए नहीं करते हैं कि कोई हिंदू और कोई मुसलमान है। आपको एक और जानकारी दे दें, भैरव सिंह शेखावत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, और जब टोंक में जब दंगा हुआ तो एज ए मुख्यमंत्री टोंक में चौराहे पे खड़े होके बोले कि अगर तुम में किसी भी की हिम्मत हो तो सबसे पहले तुम हिंदू या मुसलमान, पहले अपने इस मुख्यमंत्री को गोली मार दो। ये है भाजपा के सरकार के मुखिया का बयान। आप निकाल के देख लीजिए। हमने आज कोई अपने आप को स्थापित नहीं, ये सीधा सा सवाल मेरा ये है, क्या ये दबाव के लिए कार्रवाई की गई है? क्या भारत माता को डैन कहने वाला व्यक्ति आजम खान, किसी ने कभी पूछा कि तुम भारत माता को डायन कैसे कह सकते हो? तुम भारत माता को गाली कैसे दे सकते हो? अभी तो भाजपा का बहुत गुणगान कर रहे हैं आजम खान। तो ये जो चीज है, ये अपने आप में दर्शाता है कि इस देश में लगातार सियासत में धर्म को किस तरह से आने दिया गया, लाने दिया गया, उसके जरिए एक राजनीति करने दिया गया। अब आज मजबूरी क्या है विपक्ष के लोगों का कि उनके पास कोई चारा नहीं है, तो ऐसे ही बदनाम करो, यही प्रोपगंडा करो। ठीक है रत्नाकर जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, उसके बाद मुझे 2 और मेहमानों का रुख करना है। नेहा जी मुझे थोड़ा सा समय दिया करिएगा आप। सभी से आप जब भी वर्मा जी की बातों को तो बहुत आराम से कह ले जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। नहीं, बिल्कुल रखिए, तफसील से अपनी बात रखिए। समय दिया करिए तो मैं इनको जवाब दूंगा। बिल्कुल जवाब दीजिए सर। हाँ। देखिए यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बोलिए। हाँ, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब राहुल गांधी जी लंदन कॉन्क्लेव में जाते हैं और वहाँ पे भारत की स्थितियों के बारे में बताते हैं, तो ये लोग यहाँ पे देश में चिल्लाते हैं कि विदेश में जाकर भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, विदेश में जाकर भारत की बेइज्जती कर रहे हैं। आज जब इनके ही प्रवक्ता लोग बैठ करके पैगंबर को गाली देने का काम करते हैं, उनको अपमानित करने का काम करते हैं, धर्म की बाधा, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने मुझे इस पे आपत्ति है। तो ये अरे आप गलत बयान कर रहे हैं, ये गलत बयान दे रहे हैं, इनको रोकिए। ये गलत बयान दे रहे हैं। अरे सुनिए तो इनको रोकिए, इनको टोकिए। सब पे सफाई एक साथ किसी ने प्रोफेट मोहम्मद साहब सत्ता के केंद्र हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के लिए भी है। पैगंबर होता है, ईश्वर तुल्य होता है, उसका कोई भी अपमान करना पसंद नहीं करेगा। क्यों हुई है? अगर वो कह रहे गलत है, आप कह रहे गलत बोल रहे हैं रत्नाकर जी, ये कार्रवाई क्यों हुई है? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। किसने गाली दी है? कौन सी गाली सुनी है इन्होंने? भाई तो आप क्या मतलब बनता है? ये बताएं कि किसने क्या गाली दी है। आपने जस्टिफाई क्यों नहीं किया अरब देशों को? आपने क्यों नहीं बोला कि कोई गाली नहीं दिया है? हमने तो कहा कि भूल चूक से, हमने कहा कि कोई अगर भूल चूक से कोई अगर घटना घटी, किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी जो कि किसी को बुरी लगी, जो सम्मानित नहीं लगी, गाली कोई थोड़ी दिया है। ये तरीका नहीं है। देखिए ये तरीका नहीं, एक एक करके बात रखिए, बहुत शालीनता के साथ आप बात रखिए ना अपनी। मैं बात कर रहा था। क्या मतलब बनता है कि रत्नाकर जी को बोलने दीजिए, फिर आपका रुख करते हैं। ठीक है रत्नाकर जी। देखिए आपत्तिजनक बात कर, आपत्तिजनक आप लोगों ने बात कर दिया। पैगंबर को अपमानित करने का बात आप लोगों ने कर दिया।
आपकी पार्टी उनके ऊपर एक्शन लेती है और फिर भी आप उसको नकारते हैं, आप फिर भी उसको नकार रहे हैं। अरे भाई साहब, आज जो है देखिए जिस तरह से ये लोग भारत विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। कोविड में किस तरह से 47 लाख मर गए लोग, विदेशी मीडिया एजेंसी बता रही है। और आज देखिए आप इस धर्म में, इस देश में रह रहे दूसरे धर्म समुदाय के लोगों के ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी राजनीतिक व्यक्ति का करना और उनके आस्था को ठेस पहुंचाना, तो ये कौन सा, ये विदेशी जो विदेश है, जो अरब कंट्रीज है वो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है, हमसे माफी मांगने के लिए कह रही है, तो ये कौन सा भारत का डंका बजा रहे हैं, जरा मुझे समझा दीजिए वर्मा जी। ठीक है, दीपक वोरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बताएंगे कि आखिर किस तरह से अभी हमारे संबंध है और इस तरह की बातें दीपक जी ये कितना संबंधों पर असर डालती है, जो दबाव अभी बाकी देशों की तरफ से बनाया गया है। क्या वाकई इस तरह की बातें अगर किसी राजनेता की तरफ से की जाती है तो ये भारत और बाकी देशों के संबंधों के बीच कहीं ना कहीं दबाव डालती है या फिर उस संबंधों में दरारें डालने की कोशिश करती है क्या? आभारी हूँ आपका मैडम कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार अंतर्राष्ट्रीय चैनल में शरीक होने का, और आपके साथ विशेषज्ञ बैठे, उनकी बातें मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था। 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ। हमारी बेटी प्रोफेसर यामिनी भी आपके साथ हैं। इनका जो अर्थव्यवस्था में ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमिस्ट मानी जाती है, ये आपको बताएंगे। आपका सवाल है कि ऐसी चीजें जो होती हैं कभी कभी क्या इनका असर पड़ता है हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर? मैडम, डिप्लोमेटिक डिसएग्रीमेंट्स बहुत होती हैं, लेकिन हम उनको डिप्लोमेटिकली डिस्कस करते हैं और उनका समाधान ढूंढते हैं। आपको याद होगा कि 3 साल पहले मलेशिया के एक बहुत ही बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे, सुपर सीनियर सिटीजन, तो उन्होंने कश्मीर के बारे में कुछ कह दिया था, फिर हमने शोर नहीं मचाया, छाती नहीं पीटी, जो हमें करना था चुपचाप से हमने किया, और उन्होंने फिर बयान दिया कि भाई मुझे गलती होगी थी, ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। अब जहां तक गल्फ देशों के साथ हमारे संबंध है, वो इतने दृढ़ हैं कि अगर एक प्रवक्ता कुछ कह देता है कोई असर उन पर ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। ये जो आप ट्विटर पे देख रहे हैं, ये जंग इस समय ट्विटर पे लड़ी जा रही है। जैसे यूक्रेन और रूस का भी जंग ट्विटर पे ज्यादा हो रहा है, जमीन पे कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि कुवैत के किसी सुपरमार्केट में इंडियन गुड्स को हटा दिया है, ये सिंबॉलिक है, ये सब्सटैंटिव नहीं है। हमारी रिलेशनशिप, हमारे संबंध बहुत गहरे हैं। उनका आधार है ऊर्जा, ट्रेड, एजुकेशन, और फिर कितने लाखों लोग भारतीय मूल के जो वहां काम कर रहे हैं। और एक नया एलिमेंट है मैम, सिक्योरिटी। ये लोग बहुत डरते हैं ईरान से, ये इस्लामिक आतंकवाद से बहुत डरते हैं और ये हमारी मदद चाहते हैं। आप तो जानती हैं कि जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं, हाई लेवल विजिट्स होती हैं, ट्रेनिंग होती है। तो पिछले कुछ वर्षों में मैं खाड़ी के देशों में काम कर चुका हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे जो द्विपक्षीय संबंध हैं या हमारे संबंध गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ है, वो बहुत आगे बढ़े। आपको याद होगा मैम कि हमने कश्मीर का जो लिया था डिसीजन 370 का, तो अरब स्टेट से बहुत मेजर्ड रिस्पॉन्स आया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो मर्जी का है, वो तो 57 देश हैं, सारा वक्त आपस में लड़ते रहते हैं। आप जानते हैं कि सूडान के संबंध चाड के साथ खराब है, इस्लामिक देश हैं। यमन के संबंध यूएई के साथ खराब है, इस्लामिक देश हैं। सऊदी अरेबिया के इराक के साथ संबंध इस्लामिक देश हैं। तो वो ऐसा मौका ढूंढते हैं जब वो कुछ कह सकें जो उनको यूनाइट करता है, डिवाइड नहीं करता। एक ऐसा मौका है, उनकी स्टेटमेंट पे आप ज्यादा ध्यान ना दें। फाइनली मैं एक चीज कहना चाहता हूँ मैम कि 2005 में शायद एक डेनिश अखबार ने कुछ कार्टून बनाए थे प्रॉफिट मोहम्मद के, उनको दिखाया था, एक पगड़ी पहनी हुई थी जो एक टाइम बॉम्ब के रूप में था और उसके साथ में एक ट्रिगर भी था। तो कितने लोग मारे गए, लोग जिन्होंने कभी डेनमार्क का नाम नहीं सुना था वो भी बहुत नाराज हो गए। मैं उस समय नाइजीरिया में था, चर्चों पे हमले होने लगी। क्रिश्चियन जो बेचारे बच्चे कुछ नहीं कर रहे थे उनको मारना, ये मुझे कभी समझ नहीं आया है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मुस्लिम इनटॉलरेंट हैं दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसमें एक चीज फाइनली कहना चाहता हूँ कि एक बीजेपी के प्रवक्ता ने कुछ कहा है, उसके अगेंस्ट सरकार ने पार्टी ने एक्शन लिया है। सरकार का इसमें क्या लेना देना है? क्या अगर आप मैडम एंकर हैं, अगर आप कोई विचार प्रकट करते हैं, वो भारत सरकार के या पूरे भारत के विचार कहाँ से हो जाते हैं? हमारे पास तो कल्चरल फ्रीडम है। ये वो देश नहीं है जहाँ पर जो एक कम्युनिस्ट पार्टी कहती है सबको वही कहना पड़ता है। और फिर दूसरी चीज मैम, कतार की अभी जिक्र हो रहा था मैम, शायद ये वही देश है, आपने MF हुसैन का नाम सुना है? शायद सुना होगा। ये इन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी जिसमें हमारी देवियां निवस्त्र थी, और फिर भारत माँ की एक पेंटिंग बनाई थी विदाउट क्लोथ्स।
अब जब लोगों ने कहा इनको गिरफ्तार करिए, कतार भागे, वहां नागरिकता मिली और किसी कतारी नेता ने कहीं नहीं कहा कि हिंदू के जो सेंटिमेंट्स हैं उसको ठेस आनी चाहिए। ये एक ही धर्म के बारे में हमेशा क्यों कहते? इस पर मैं रत्नाकर जी से रिस्पॉन्ड लूंगी, लेकिन पहले एक सवाल मेरा यामिनी जी आपसे है, क्योंकि अभी हम अर्थव्यवस्था की भी बात कर रहे हैं कि देखिए जब गल्फ कंट्री अगर विरोध जता रही है तो भारत के ऊपर एक दबाव भी है जाहिर तौर पर कि जो कारोबार है वो खत्म ना हो जाए। दूसरी बात ये कि कई स्टोर्स में भारत के जो प्रोडक्ट है वो हटा दिए गए, ये भी खबरें निकल के सामने आ रही थी। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये गल्फ कंट्री कितनी महत्वपूर्ण है? जी देखिए, ओवरऑल जब हम बात करते हैं हमारे रिलेशनशिप के लिए, ये काफी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है हमारे लिए, चाहे वो ट्रेड टर्म्स में देखें या कल्चरल टर्म्स में देखें या एविएशन स्पेस के बारे में देखें। ओवरऑल हमारा जो रिश्ता है उनके साथ काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफी भारत निवासी रहते हैं, 9 मिलियन के करीब वहाँ पे लोग रहते हैं। उनके पास से जो हमें रेमिटेंसेज आती हैं वो करीब $87 बिलियन के आसपास आती हैं। अगर आप ट्रेड भी देखें वो $87 बिलियन है। माना जा रहा है कि वो निवेश जो हमारे यहाँ कर रहे थे वो 17 बिलियन से बढ़कर के कहीं बिलियन डॉलर्स हो रहा है, और माना जा रहा है 100 बिलियन का निवेश भी वो हमारे यहाँ करने की सोच रहे हैं। वहाँ पे जो है रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पे भारतवासी जाते हैं, और ऐसा भी है कि वहाँ पे कुछ टेम्पल्स भी उन्होंने बनाए हैं जो भारतवासियों के लिए हैं। तो अगर आप देखें कल्चरल टाइज और इकोनॉमिकल टाइज दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2/3 हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से आती है। हमारा जो 10% एक्सपोर्ट है वो वहाँ से है, करीब 18% हमारा इंपोर्ट वहाँ से है। तो अगर इन आंकड़ों को देखें तो हमें पता चलता है कि हम काफी मजबूती से उनके साथ चल रहे हैं। तो ये मानना कि इस स्टेटमेंट से कुछ असर होता है वो शायद सही नहीं होगा, पर हाँ उन्होंने अगर उसका विरोध जताया है तो हमारे पास से अगर कोई क्लैरिफिकेशन जाती है वो ठीक रहता है, क्योंकि भारत एक बहुत ही टॉलरेंट देश है, बहुत ही सेक्युलर देश है। यहाँ पे सबसे ज्यादा केयर की जाती है हर एक रिलीजन की, कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जिसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, और ये बात सभी को पता है। यूएई ने सपोर्ट भी हमें किया था कश्मीर के मामले में, तो अगर आप देखें तो काफी हद तक एक सपोर्टिव एक्ट भी रहा है। जो रीसेंट विजिट्स रही हैं प्राइम मिनिस्टर की उनकी तरफ, और जो रीसेंट विजिट्स में जो ट्रेड पैक्ट हुए हैं, बायलैटरल टाइज हुए हैं, उसके अंदर जो मजबूती नजर आई है वो बहुत जरूरी है समझना। ये कह देना कि एक प्रवक्ता ने कुछ कहा जो सरकार में नहीं है पर एक पार्टी में है, उस पार्टी से जो है असर पड़ेगा वो शायद गलत होगा। पर हाँ, एक जरूरी बात है कि हमें एक समभाव के साथ भागीदारी के साथ चलना है, और भारत ने हमेशा एक बड़ा न्यूट्रल स्टैंड रखा है। आप जितनी फॉरेन पॉलिसी देख लें, फॉरेन पॉलिसी में ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरफ एक तरफ झुकाव न बनाया जाए, और हर एक चीज को पूरी अपने नेशनल इंटरेस्ट में रखते हुए, भारत वासियों के नेशनल इंटरेस्ट में रखते हुए की जाए। बिल्कुल, तो भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कहीं ना कहीं इस पर निर्भर करती है, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था पर अगर भारत के साथ संबंध खराब होते हैं तो किस तरह का असर पड़ता है? महेश जी, इससे पहले भी कई नेता विवादित बयान दे चुके हैं सर, उस पर तो इस तरह का एक्शन नहीं होता, लेकिन इस पर बर्खास्तगी हो गई। नहीं, बर्खास्तगी की बात नहीं है हमारी। तो मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमने कभी भी किसी भी तरह से उस चीज को ठीक नहीं समझा जो कहीं लगता है कि भाई हमारे वाणी विचार से कोई आदमी हर्ट हो, और किसी धर्म विशेष को लेकर जिसमें भड़काने में लोग कामयाब हो जाए, देश के विकास में एक रोड़ा अटकाया जाए। जैसे अभी आप देखिए, अभी सब चीज ठीक चल रहा था, अचानक एक मौका मिल गया कांग्रेस को भी, तमाम लोगों को भी, उन सारे लोगों को जो कि इसके नाम पर दंगा फसाद भी करने लगे। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी, इस तरह के अवसर, इस तरह का मौका जैसे आज आप क्यों डिस्कस कर रही हैं, तो निश्चित रूप से इसको वो कहीं ना कहीं देश हित में, या कह लीजिए कि हम भारतीयों के लिए जरूरी है कि हम इस चीज को समझे कि हमारे अधिकार बोलने के तो हैं, लेकिन उसके साथ जो है
संविधान हमें 11 कर्तव्यों की तरफ भी हमें कहीं ना कहीं सम्मुख करता है, उन्मुख करता है। तो उसको भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रख के बात करनी चाहिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है सर कि एक तरफ तो बर्खास्तगी की और दूसरी तरफ संरक्षण भी दे दिया, सेफ्टी। मैं वही कह रहा हूं कि इसमें अभी ट्विस्ट देखिए, एक तो धर्म को सियासत में लाला के 75 साल से यही काम किया गया। 1951 में अयोध्या में संत हरिदास जिलाध्यक्ष गोरखपुर वो गए थे ताला खुलवाने, ताला नहीं खुला। गोविंद बल्लभ पंत ने उसका विरोध किया। इन लोगों का इतिहास भूगोल यही रहा कि देश में इन्होंने आपस में हिंदू मुसलमान करके, अब जब एक ऐसे देश का निर्माण हो रहा है जहां एक भारतीय का विकास हो रहा है और जब इनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, अब ये राजनीतिक जमीन जो है कैसे उसको तर करें, उसको किस तरह से मतलब उस राजनीतिक जमीन को हासिल करने के लिए एन केन प्राकेंड कोई भी हथकंडा ये अपनाने के लिए तैयार है। इससे पहले इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि सरकार की तरफ से कोई प्रवक्ता बयान दे और बाकी कंट्रीज की तरफ से उसका विरोध हो और उसको बर्खास्त करना पड़े? ये कभी हुआ है क्या? आज के पहले कभी इतिहास में ऐसा कभी हुआ है क्या सर? देखो, ऐसा कभी आप जो जैसे अभी हमारे दीपक बोहरा जी ने जो एक बात कही कि सरकार की तरफ से नुपुर जी ने नहीं बोला था या नवीन जी ने नहीं बोला था, उन्होंने अपनी बात को, अपने विचार को जो रखा था, उन्होंने ये सोच के नहीं रखा था। उन्होंने एक आवेश में कई बात कोई कही और उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। माफी भी एक मानवता का ही कहीं सरोकार रखता है ना, माफी भी कि भाई आप मानवीय भूल हो जाती है व्यक्ति से। और उससे बड़ी बात, हम देश हित में इस चीज को, अगर कोई आदमी समझता है कि भाई इसके नाम पर हम दंगा करेंगे, इसके नाम पर देश दुनिया में भारत को बदनाम करेंगे, उसको रोकने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, हमारे लोग हैं, हमारे लोगों ने भूल चूक से ये बात है नहीं, ये देश हित में आपने कहा कि देश हित में क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार ये समझती है कि देखिए गल्फ कंट्रीज अगर दबाव बना रही है और ये जो विषय है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा है, तो इसको यहीं पे दबा देना ज्यादा बेहतर है अर्थव्यवस्था के भी लिहाज से और देश हित के लिए भी। जिस बात का जिक्र आपने किया, 100 ऐसी घटनाएं हैं जब हमें ये लगा कि हमारे साथ देखिए गल्फ की जरूरत भी है हमारे से, हम एक तरफा की बात ना करें। और हमारे मेन पावर हैं, हमारी इकोनॉमी, हम गवर्न करते हैं कई जगह, हम मामूली चीज नहीं है, हम ऐसी चीज नहीं है कि हमें कोई आदमी ऐसे उंगली दिखाए और हम कुमला जाए। ये भारत वर्ष अब वो नहीं रहा। नेहा जी, हम अगर कोई चीज कर रहे हैं तो हम यहाँ के वजह से कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो प्रोपगंडियन है उनको रोकना हमें सबसे पहले जरूरी है। जो ये कह रहे हैं कि देखिए अब तो हमारे ऊपर आफत आनी है, अब हमारे ऊपर पता नहीं चाइना से बड़ा चुनौती है क्या ये। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आज दीपक बोहरा साहब ने एक बात कही, एमएफ हुसैन साहब जो है हिंदू देवी देवताओं के नंगे चित्र बनाए, बेचे, सब चीज किए, और उसके सपोर्ट में कौन लोग खड़े रहे? और जब वो यहाँ से कतर गए, ठीक है, तो वहां उनको नागरिकता सम्मान मिला। तो ये चीज हम तो आपने विरोध नहीं किया ना सर? आपको विरोध करना चाहिए था ना। एक सेकंड में रत्नाकर जी से, अरे भाई सुनो, सुषमा स्वराज जो है, हमने लगातार इस बात के लिए, हमारे विरोध की वजह से वो उनके विरोध पर बर्खास्तगी हो जाती है, आपके विरोध पे क्या हुआ? हमने उस चीज का विरोध किया, कांग्रेस ने नहीं विरोध किया। क्या हुआ सर? देश छोड़ना पड़ा एमएफ हुसैन को, जिसका कम्युनिस्टों ने ये कहते हुए कि देखो हिंदूवादी मानसिकता का दीपक जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं रत्नाकर जी का रुख करती हूँ। जी दीपक सर, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे थे। हुसैन साहब को कतर छोड़ना पड़ा, उनका निधन वहीं हुआ था सर, वो वहीं दफनाए गए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ भारत छोड़ना पड़ा सर। जी, भारत छोड़ना पड़ा, लगातार हमारे दबाव की वजह से उनको भारत छोड़ना पड़ा। नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा कि कतर की नागरिकता मिल गई, तो फिर आपने क्या किया? आपने विरोध क्यों नहीं किया उसका? जो उनका वो किसकी मैडम, हम लोगों को जला दिया था शिवसेना ने।
ये सही कह रहे हैं वर्मा साहब। हमने डिप्लोमेटिक की समझाने की कोशिश की थी, जो हम कहना चाहते थे हमने कह दिया था ना। हर चीज हम क्या कहते हैं डुगडुगी बजा के नहीं कहते डिप्लोमेसी में। जो हम कहते हैं वो उसकी बहुत अहमियत है, जो हम नहीं कहते उसकी और अहमियत होती है। तो क्वाइटली हमने ये मैटर टेक अप किया था। ये मुझे विश्वास है क्योंकि मैं वहां सर्व कर चुका हूँ। ठीक है रत्नाकर जी, अभी आपने सुना महेश जी को। महेश जी कह रहे हैं कि ये वो भारत नहीं है, इसको इतनी आसानी से मत लीजिए, ये भारत बदल चुका है और गल्फ कंट्रीज को भी उतनी ही हमारी जरूरत है जितनी हमें, और हम चाहते हैं कि संबंध बेहतर तरीके से चले, इसलिए ये बर्खास्तगी हुई। नहीं देखिए, इतने प्रगाढ़ संबंध है, मैं बिल्कुल दीपक वोरा जी की बातों से बहुत हद तक मैं एग्री हूँ। प्रगाढ़ संबंध ये रातों रात, ये 2-4 साल 5 साल में नहीं हुए हैं, इनसे पूछ लीजिएगा। ये प्रगाढ़ संबंध जो है ये सालों में हुए हैं। मतलब आज 70 सालों से जो हम लोग उनसे व्यापार करते हैं या राजनीतिक रिश्ता रखते हैं या सांस्कृतिक जो रिश्ता रखते हैं, ये रिश्तों से जो है ये संबंध बना है। और ये सही बात है कि किसी एक के स्टेटमेंट से कहीं पे भी रिश्तों में इतनी खटास नहीं आती है। लेकिन मैं दूसरी चीज ये भी कहना चाहूंगा, जैसे कि हमारी बहन कह रही थी कि जो आर्थिक पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मैं ये मान सकता हूं कि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं आप देखिए, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख ईसाई सब रहते हैं। लेकिन आप जब कभी भी इस तरह का कोई जो नफरत फैलाने वाली बातें जब यहाँ के नेता लोग करते हैं, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, जब तक नफरती बातें ये लोग करेंगे तो इसका मैसेज जरूर दूसरे देशों में जाता है। और आजकल जानते हैं सोशल मीडिया में विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड सारी चीजें पता चलती हैं। तो कहीं न कहीं वहां पे जो हमारे लोग रह रहे हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये यहाँ पे जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं लोग ना, उनको भी जरा सोचना चाहिए। ये मैं ये कहना चाहूंगा। आपने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया आपने? नहीं, राहुल गांधी ने कोई नफरत की राजनीति नहीं की। विदेश में जाके क्या बोला था सर? हाँ, वो सुनिए तो नेहा जी, मुझे समझ दीजिएगा। बलात्कार राहुल गांधी ने जो हालात के बारे में, यहाँ के हालात के बारे में लंदन कॉन्क्लेव में चर्चा किया था। लेकिन जब ये हालात के बारे में ये भारतीय जनता पार्टी वाले तभी चिल्लाने लगे भारत विदेशों में जाके भारत की बेइज्जती। अरे आपके नेता यहाँ पे रह के विदेशों में क्या संदेश जा रहा है वो तो जरा देखिए। आप एक तरफ कह रहे हैं सपोर्ट नहीं कर रहे। आपने इतनी लंबी फहरिस्त गिना दी, लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। वही सवाल मैंने इससे पहले एक डिबेट में आपसे पूछा था कि अगर विदेश में जाके राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत में हालात बहुत खराब है, हिंसा फैलाई जा रही है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, आग लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, तो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल मैंने उस टाइम भी आपसे पूछा था। दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमने नुपुर शर्मा को जो है वो निष्कासित कर दिया और जो है हमने उस पर कार्रवाई कर दी। दूसरी तरफ इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस उनको फोन करके कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप जरा भी चिंता मत करिए। और ये उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ आप उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा देते हैं। तो ये सारी और हैशटैग आप चलाते हैं कि आई स्टैंड विथ नुपुर शर्मा। तो इस तरह से आप एक तरफ काम करते हैं, दूसरी तरफ हमारे वर्मा जी जैसे लोग बैठे हैं और बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा हमने कार्रवाई कर दिया। तो आपका दोहरा चरित्र लोगों को क्यों नहीं पता चले सर? हम तो बताएंगे ही, जरूर बताएंगे आपको कि ये दोहरा चरित्र आप लोगों का है। आप अगर ये बता दीजिए शर्मा वर्मा जी से मैं पूछ रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी पहले भी जिस तरह से देश में मॉब लिंचिंग की घटना हुई, जिस तरह देश में धार्मिक स्थलों पे विवाद हो रहा है, चल रहा है, जिस तरह खरगोन की घटना हुई, जिस तरह जहांगीरपुर की घटना हुई, इन विवादों पे अगर कहीं न कहीं सख्ती से प्रधानमंत्री मोदी जी अपने लोगों को एक संदेश देते कि देश में कहीं भी नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, तो आज आपका कोई भी प्रवक्ता इस तरह की नफरत की बात नहीं करता। कैसे ले रहे हैं ना आप, या नहीं ले रहे हैं रत्नाकर जी, या देश की जनता ले रही है, कांग्रेस पार्टी ले रही है क्या? अगर बर्खास्त कर दिया गया नुपुर शर्मा को या नवीन जिंदल को, ये संदेश कांग्रेस पार्टी कैसे ले रही है? एक लोगों के बर्खास्त करने से ये पूरा जो समस्या का जड़ है वो नहीं खत्म होगा। इनके बहुत सारे नेता जो है वो आज भी जो है आग उगलते हैं इसी तरह दूसरे मजहब के प्रति। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इनके संगठन में ये सोचना चाहिए कि नफरत की राजनीति जो ये बैठ के कपिल शर्मा जैसे लोग जो है कहीं पर प्रदर्शन हो रहा है वहां जाके नफरती भाषण दे रहे हैं, कहीं अनुराग ठाकुर मंच पे चढ़ के कुछ भी बोलते हैं, कहीं प्रज्ञा ठाकुर जी गांधी जी को कुछ भी बोलती है। तो इस तरह का माहौल जो देश में खराब करने का ये लोग काम कर रहे हैं, उस पे
प्रधानमंत्री जी चुप क्यों साधे हुए हैं? इस तरह का माहौल खराब होता है क्या? दीपक जी, मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि देखिए भाषणों से या अपने जो वक्ता अपने वक्तव्य देते हैं उससे देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। ये कितना सच है? और क्या इस तरह का एक ये वानगी साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जब प्रवक्ता भले ही टीवी चैनल्स पे बात करें, देखिए उसका संदेश कितने दूर तक जाता है, ये कहीं ना कहीं इस विवाद से तो साफ हो ही गया। दीपक जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी कहा है कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, जब नैनो सेकंड में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाता है, जो भी कुछ कहता है वो फैलता रहता है बहुत जल्दी, फ्लाइंग अराउंड द वर्ल्ड। अब इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया जो है, मैं ट्रेन नहीं हूं, मैं उन पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो OIC ने ये अपना स्टैंड लिया है, इसमें एक ही चीज कहूंगा। 1843 में एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, आपने उनका नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने एक बहुत अहम चीज की थी, धर्म जो है वो जनता, जो लोग गरीब हैं, जो लोगों के पास और कुछ नहीं है, उनके लिए एक हफीम है। ये उनको ताकत देती है कि भाई चलते जाओ, कुछ करते जाओ। जब आपके पास कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है, मकान नहीं है, धर्म है। तो ये जो हम देख रहे हैं इस समय, धर्म का सहारा लेते हैं कई देशों में लोग अपनी ही जनता को उकसाने के लिए। भाई देखो, तुम्हारे पास रोटी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन देखो पैगंबर के ऊपर आरोप लगाएगा, चलिए मर जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आपको मालूम है कि फ्रांस में एक मुस्लिम लड़के ने चाकू लेके 2 साल हुए हैं तो लोगों पे हमला किया, तो वो चार्ली हेब्डो के दफ्तर, पुराने दफ्तर के पास, जिनको पता भी नहीं था, उन जिनको मारा था, जिनके ऊपर चाकू चलाया था, कि वो क्यों कर रहे हैं। और फिर उसके फादर जो पाकिस्तान में रहते कह रहे, अरे मुझे बड़ी खुशी है, उसको तो और लोगों को मारना चाहिए था, इसी तरह से वो सीधा जन्नत में जाएगा। ये चीजें नहीं कहनी चाहिए मैम। ये हर धर्म शांति का धर्म होता है, वो हिंसा का धर्म नहीं होता। और भारत में तो शांति और टॉलरेंस हमारी परंपरा है। प्रोफेसर यामिनी, सवाल मेरा सीधा आपसे है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है बाकी देशों के साथ भारत के संबंध, इसका भी हम आपसे लगातार जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अब बात पेट्रोलियम की भी होगी, क्योंकि खास तौर पर पेट्रोलियम गल्फ कंट्रीज से आता है और पेट्रोलियम मंत्री रहे हरदीप सिंह पुरी ने इसी साल मार्च महीने में संसद में कहा था कि भारत में प्रतिदिन कुल 5 मिलियन बैरल जो है तेल की आवश्यकता होती है और इसका तकरीबन 60% गल्फ देशों से आता है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि रेट में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ और भले ही कुछ बीते सालों में गल्फ कंट्रीज पर हमारी निर्भरता कुछ कम हुई हो, लेकिन अभी फिलहाल भारत की आवश्यकता कितनी ज्यादा है गल्फ कंट्रीज की पेट्रोलियम के लिहाज से? जी देखिए, 2/3 जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हम गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। पर ये कहना कि हम पूरी तरह उन पे निर्भर हैं या हम और नहीं सोर्सेज ढूंढ सकते, वो शायद गलत होगा। हम जैसे रशियन ऑयल की तरफ बात कर रहे हैं, तो वहां से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऑयल आ सके। बाकी जगहों से हमें लॉजिस्टिकली जो है फायदा नहीं पहुंचता ऑयल इंपोर्ट करने का, इसलिए जो गल्फ देश हैं या मिडिल ईस्ट नेशंस हैं, वहां से हमें ऑयल इंपोर्ट करने का फायदा पहुंचता है। पर ये कहना कि हम इस वजह से डिपेंडेंट है या हम इस वजह से प्रेशर में आ जाएं, वो शायद सही नहीं होगा, क्योंकि जब वो ऑयल बेच रहे हैं तो हम वो पैसा दे रहे हैं, तो उनकी निर्भरता हम पर उस पैसा देने के लिए ज्यादा हो जाती है। एक और चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो है सेरल्स या फूड। अगर हम फूड आइटम्स जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी निर्भरता भी एक बहुत बड़ा वो रखती है, प्रेशर रखती है उनके ऊपर कि वो कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं कि ट्रेड रिलेशंस किसी भी तरीके से जो है एडवर्स हो या खराब हो। क्योंकि चाहे वो ऑयल के माध्यम से US डॉलर कमाने की बात हो इंडिया के द्वारा या वो फूड प्रोवाइड करने की बात हो, दोनों ही तरीके से वो ट्रेड रिलेशंस दोनों ही देशों के लिए बहुत जरूरी है। इससे ये मान लेना कि सिर्फ एक देश की निर्भरता ज्यादा है और उससे फर्क पड़ रहा है, वो शायद गलत सोच होगी। ठीक है दीपक जी, UAE, ओमान और सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते बीते कुछ सालों में तो बहुत अच्छे रहे हैं। यहाँ तक कि UAE में तो हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी भव्य आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ। सर, लेकिन इतने छोटे से इशू पर रिएक्ट करना इन गल्फ कंट्री का, ये क्या बताता है, क्या दर्शाता है जब आपके इतने प्रगाढ़ रिश्ते हो? जब आप किसी भी संगठन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ दीजिए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 57 मेंबर्स हैं, दुनिया का नंबर 2
ग्रुपिंग है ऑफ नेशन। तो जब आप इनके बारे में सोचते, बहुत कम चीजें हैं जो इन्हें यूनाइट करती हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो इन्हें डिवाइड करती हैं। ये एक उनको यूनिटी का मौका मिला, ये कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद ठंडी हो जाएगी। और जैसे हमारी बेटी डॉक्टर यामिनी ने कहा है कि खाद्य पदार्थ ये लोग जो हमसे इम्पोर्ट करते हैं, मैम एक चीज जाहिर है, और ये कई अरब देश दोस्तों ने मुझसे कहा है कि तेल के बिना आप जी लोगे, फूड के बिना हम नहीं जी पाएंगे, कोई नहीं जी पाएगा। वो जानते हैं कि जब उनके ऊपर संकट आएगा तो भारत हमेशा वहां खड़ा हुआ। और एक आखिरी चीज जो मैं बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के और अपनी बेटी से कहना चाहता हूं, मैं जो भारत की ताकत है वहां पर मैं समझाता हूं अपने अरब देशों को कि आप अरब लीग के सदस्य, आपने सुना है लीग ऑफ अरब स्टेट, आप 22 देश हैं, आप एक भाषा बोलते हैं अरबिक, हम एक देश हैं और हम 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोलते हैं। ये भारत की ताकत है, वो लोग अब समझने लगे हैं। तो इसका असर जो है बहुत कम पड़ेगा। ठीक है सर, सारी बातें आपकी सही है, लेकिन सवाल ये भी कि पाकिस्तान के साथ आपके रिश्ते पहले खराब हैं, चीन के साथ आपके रिश्ते खराब हैं, नेपाल के साथ बहुत बेहतर संबंध बीच में देखा था कि नहीं हो पाए थे, लेकिन अब गल्फ कंट्रीज के साथ रिश्ते बिगाड़ने के बारे में भारत सोच सकता है क्या? ये सोचना चाहिए क्या? एक प्राइवेट पर्सन की स्टेटमेंट से अगर रिश्ते खराब होने लगे तो रिश्ते तो फिर बहुत कमजोर हैं। दे आर नॉट वर्थ डेवलपिंग मैम। क्या आप ये तो 50 साल या 20 साल या 10 साल से पहले, बहुत से पहले एक तो समय था जब ये लोग हमारा रुपये इसका इस्तेमाल करते थे मैम, बहुत पुराने संबंध हैं, इतनी जल्दी नहीं टूटने वाले, ना कोई तोड़ सकता। हाँ, जहाँ जिस आपने हमारे पश्चिमी देश की बात की, मैं तो उसका नाम नहीं देना चाहता, वो तो देश नहीं है, वो तो नॉन स्टेट है, वो तो फैंटम स्टेट है, उसकी बात मत करिए। और फिर आपने नेपाल का जिक्र किया, कुछ लोग श्रीलंका का कहते हैं, मालदीव का कहते हैं, ये सब समझ गए हैं कि चीन इनका दोस्त नहीं है। इनका दोस्त अगर है इस इलाके में मैम, वो भारत है। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर यामिनी जी, मेरा आपसे सीधा सा ये सवाल है कि देखिए, अभी आपने कहा कि देखिए भारत को जितनी जरूरत गल्फ कंट्रीज की है, गल्फ कंट्रीज को ही उतनी जरूरत भारत की है। और जाहिर तौर पर अगर एक गाड़ी चलानी है तो उसके बराबर पहिए होने चाहिए, तभी गाड़ी चलती है, और ये कोशिशें दोनों ही देशों की तरफ से की जानी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये भी है कि अभी हाल फिलहाल में ये भी निकल के सामने आया कि देखिए महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों की ज्यादातर अर्थव्यवस्था गल्फ कंट्रीज से जो पैसा आता है उस पर टिकी हुई है। ये कितनी सच्चाई है इसमें? और 5 अरब देशों में रहने वाले जो भारतीय है वो रकम देश में भेजते हैं, जिससे कि भारत को फायदा होता है। जी देखिए, 9 मिलियन भारत के डायस्पोरा है जो वहाँ पे रहता है। करीब 87 बिलियन US डॉलर्स के आसपास हमारे पास रेमिटेंसेस आती हैं, जो हमारी GDP के, अगर आप US को भी मिला लें, UAE को मिला लें, तो 3% GDP के हमारे पास रेमिटेंसेस आते हैं। अगर आप उनके पॉपुलेशन साइज में देखें तो 30% जो उनकी पॉपुलेशन है वो भारतीय वासी हैं। तो अगर आप कहें कि हमारे पे रेमिटेंसेस का असर होता है, तो उतना ही उनको उन भारतवासियों की जरूरत है सेमी स्किल्ड और व्हाइट कॉलर जॉब्स पे। तो इसलिए वो इसलिए नहीं एम्प्लॉय कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है और यहाँ के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पे एम्प्लॉयड है। तो ये नहीं हो सकता कि एक किसी व्यक्ति के कुछ कहने से उन सभी पे कुछ असर पड़े। पर हाँ, माहौल हमेशा अच्छा रहना चाहिए, जिसके लिए जरूरी बात ये समझनी है कि भारत हमेशा एक बहुत ही न्यूट्रल देश और एक बहुत ही जो है अच्छा दोस्त बनकर के बाकी अपने नेबर्स के साथ रहा है। और UAE और अगर सऊदी की भी बात करें तो 3rd और 4th लार्जेस्ट हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं, और वो संघिष्ठा और वो सब तरीकों से उसके साथ मेल जोल बना करके ही रखना चाहेगा। किसी भी तरीके से ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगा कि कोई भी रिश्ता किसी भी तरीके से खराब हो। ठीक है रत्नाकर जी, अभी जो आपने सुना से ये भी साफ हो रहा है कि देखिए अर्थशास्त्री भी ये मान रहे हैं और पूर्व राजनयिक भी ये मान रहे हैं कि देख लिए जो भारत ने ये फैसला लिया या भारत सरकार ने ये फैसला लिया, या आप यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया कि 2 प्रवक्ताओं की बर्खास्तगी की, ये किसी दबाव में नहीं बल्कि इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके 2 पहलू है, तेल और व्यापार।
भले ही आप लोग ये कह रहे हैं कि देखिए एक दबाव भारत सरकार पे बना या गल्फ कंट्रीज की तरफ से इस पर रिएक्ट किया गया जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया, लेकिन अभी आपने सुना खुद अर्थशास्त्री को कह रहे हैं कि देखिए रिश्ते तो पहले भी बेहतर थे, आज भी बेहतर हैं। नहीं, रिश्ते बेहतर है ये मैं मानता हूँ, लेकिन रिश्ते जो है कहीं रिश्तों में खटास ना आ जाए कहीं, इसको जरा देख के चलना है। तो ये खटास कब आएगा? जब जो है ये इस तरह से धार्मिक टिप्पणियां हो जाएंगी, राजनीति में धर्म को जब लाएंगी, और कभी भी इस तरह के चाहे प्रभु श्री राम हो या पैगंबर हो, इनके ऊपर अगर टिप्पणियां की जाती है किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के द्वारा, तो निश्चित रूप से माहौल एक खराब होगा। और इस माहौल को जो है खराब, क्योंकि हमारे देखिए अभी 90 लाख लोग जो है अरब कंट्रीज में हमारे रहते हैं, तो कहीं न कहीं अगर हम यहाँ पे कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो इसका असर दूसरे हमारे जो लोग विदेशों में बैठे हैं, अरब कंट्रीज में बैठे हैं, उनके ऊपर भी होने वाला है। देखिए अगर अबू धाबी जैसा देश अगर राम मंदिर बनवाता है अपने कंट्री में, अगर हमारे धर्म का सम्मान करता है, तो हमारा भी यह दायित्व तो बनता है कि हम भी अपने देश में दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान करें। देखिए धर्म, हमारा धर्म कभी नहीं सिखाता हमें कि हम अपने धर्म का सम्मान करें, लेकिन दूसरे धर्म का अपमान करने के लिए कभी नहीं सिखाता है। हम अपने धर्म का भी सम्मान, दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करते हैं क्या? महेश जी, आप तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं करते, ये कभी नहीं करते। ये क्या अगर करते तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर मॉब लिंचिंग करने वाले लोग, ये अगर ये भगवान श्री राम का इतना ही आस्था में रहता तो ये मॉब लिंचिंग, भगवान प्रभु राम का हनुमान जी का नाम लेकर ये क्यों मॉब लिंचिंग करते? आप देखिए हनुमान जी का नाम लेकर के यहाँ पे हनुमान चालीसा। सर, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। महेश जी, क्या ये उम्मीद करें कि आगे से इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से नहीं आएंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक पहल की है, एक जो राजनीतिक मिसाल कायम की है इस देश में, इस 75 साल की राजनीति में अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो इस तरह के चीजों को लेकर जो है सामने आई है। हम किसी और भी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसी उम्मीद रखेंगे कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो या कोई रिलीजियस नेता हो जो इस तरह के कोई बदजुबानी करता हो, कोई अपमानजनक काम करता हो, जब किसी देवी देवताओं के सम्मान में जो है गलत बात बोलता हो, या वो अकबरुद्दीन हो या वो आजम खान हो। आप देखिए ना, अकबरुद्दीन जो है उवैसी के छोटे भाई, उनको वहाँ के सरकार ने जो है फाइनल रिपोर्ट देके और बरी कर दिया। कौन से कांग्रेसी नेता ने उनके खिलाफ अपील दाखिल किया जिसने कहा था कि 1 घंटे के लिए आर्मी हटा दो, हम हिंदुओं को खत्म कर देंगे इस देश से। तो सवाल ये है कि इस तरह की चीजों पे लगाम लगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से तो कम से कम इस तरह के बयान नहीं आएंगे ना सर, ये उम्मीद करें? हमारी तरफ से अब से पहले और अब से बाद में। और आप देखिए हमारी जो एक सदस्यता देखिए, नुपुर जी ने भी माफी मांगी, नवीन जी ने भी माफी मांगी कि हमारे वाणी विचार से किसी तरह से। लेकिन आप याद करिए, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, ऐसे 100 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश में हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हुए इसने क्या कर दिया। तो ये कहना अपने आप में बहुत हास्यास्पद लगता है कि इनसे हम उम्मीद रखें। और सेकुलर, ये संविधान इस देश का आपको सेकुलर करता है। 1947 में जब धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा हुआ तो इस देश में मुसलमान सिर्फ इसी विश्वास पे रुका कि हिंदू सेकुलर होता है, सहिष्णु होता है। उसी का नतीजा है कि आज कहीं ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया महेश जी आपका, रत्नाकर जी आपका भी, दीपक जी आपका और यामिनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।